जय हिंद दोस्तों। मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एपिसोड नंबर 6 और इस एपिसोड नंबर 6 में भी हम लोग देखेंगे टॉप 30 प्रश्नों को जो कि हम रोज़ देखते हैं और वो भी संपूर्ण व्याख्या के साथ। और इसमें हम ये जो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है इसमें हम उठाते उन प्रश्नों को जो एक दिवसीय परीक्षाओं और पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। हम आपसे मिलते हैं रोज़ाना 9 बजे लाइव, लेकिन अब हम आपसे मिलेंगे रोज़ाना 9:30 बजे शाम को लाइव। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वे सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा तथा साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि जो मैं अतिरिक्त चीज़ों को बोल सकूं उसको आप नोट कर सकें जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी जब तक लोग नहीं जुड़ पाए हैं तब तक आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग जितने लोग जुड़े सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में तब तक शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस चीज़ से जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए हालांकि मैं बोल ही दे रहा हूं, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। जैसा कि कुछ बात परियोजनाओं के से 4-5 प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, तो पीछे मैंने आपको 5 एपिसोड अभी तक दिया है। कितना? 5 एपिसोड मैंने अभी तक आपको दिया है। तो वे जितने भी 5 एपिसोड के वीडियो हैं उन सभी वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो लोग ज्योग्राफी पढ़ने का चाह रख रहे हैं उनके लिए हमने 20 वीडियो बना करके रखा हुआ है। इसके आगे हम बनाएंगे जल्द ही वीडियो। ठीक है, तब तक फिलहाल हम बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है पहला कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों मिलता है आपको 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। ठीक है, महानदी कहाँ निकलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोवा भूमि से। किस भूमि से? सिहोवा भूमि से। महानदी का उद्गम भी पूछता है आपसे। ठीक, अगर बात करें उद्गम की तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका होता है अमरकंटक पठार से। और अगर गंगा नदी का पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड से। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या टोंस नदी पर। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और अब आपको उत्तर करना है। दोस्तों बताइए गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय, तो भाई आपके पास रहता ही रहता है। आप बताइए, उत्तर कीजिए। सभी लोग जुड़े, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करिए। चलिए दोस्तों उत्तर करते रहिए आप सब। वेरी गुड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गांधी सागर बांध है वह चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है। दोस्तों टिहरी बांध परियोजना को लेकर के बहुत बार प्रश्न पूछा है ना। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल में है या उत्तराखंड में है या हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में? 5 सेकंड मिलते हैं आपको आंसर करने के लिए। आप उत्तर कीजिए, करिए दोस्तों, उत्तर कीजिए आप सब। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड। ये जो टिहरी बांध परियोजना है किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है तो दोस्तों यह बनाया गया है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार आपसे ऑप्शन में नहीं रहेगा भागीरथी। ठीक है, आप लोग जानते हैं भागीरथी नदी जो होती है गंगा नदी की मुख्य धारा होती है। तो अगर आपसे पूछता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है और ऑप्शन में भागीरथी नहीं रहे तो आपको उत्तर ऑप्शन में गंगा नदी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? गंगा नदी। तो आप गंगा नदी टिक कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैथान, बेलपहाड़ी, यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दामोदर नदी पर, नर्मदा नदी पर,
सॉरी गंगा और नर्मदा या गोदावरी नदी पर। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, बताना है आपको। 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन सी नदी? वेरी गुड, बताइए बताइए बताइए। दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, मैथान, तिलैया और बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी। और यदि आपको ज्ञात हो तो दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो कि अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और भ्रंश घाटी में पूरे भारत में 3 ही नदियां हैं जो अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। एक दामोदर हो गया, दूसरा नर्मदा और तीसरा ताप्ती। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन, देखिए एक तरफ दिया गया बांध और एक तरफ दिया गया है नदी, यानी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है उसके बारे में दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है ना? भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, हीराकुंड गंगा नदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। बताना है कि कौन सा जो सुमेल है वह सही नहीं है। उत्तर कीजिए दोस्तों, आपके सामने है 5 सेकंड का समय। उत्तर कीजिए आप सब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ये सुमेल नहीं है, यानी कि यह जो उत्तर है क्या है? पूरी तरह से गलत है। हीराकुंड बांध जो है वह है महानदी पर, न कि गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर आप यहाँ पे टिहरी बांध अगर रह होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यानी भाखड़ा परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। ये तो आपका क्या है? सही है। इडुक्की पेरियार नदी पर, यह भी सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, यह भी सही है। लेकिन हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पर है टिहरी बांध परियोजना, जिसको हम लोग भागीरथी नदी पर भी कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। सेम उसी प्रकार से प्रश्न है, बस इसमें नदी और बांध बदल चुके हैं। बताइए। पहला ऑप्शन है कि मेट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश या हीराकुंड बिहार। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ बांध दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। और पिछले वाले प्रश्न में क्या था? एक तरफ बांध और दूसरी तरफ नदी दिया था। लेकिन आपको यहाँ बताना है क्या? राज्य। कौन सा सही नहीं है बताइए। उत्तर कीजिए, आपके सामने है। 5 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर करना है आपको। उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो हीराकुंड है यह बिहार में नहीं है। हीराकुंड तो किस नदी पर है? महानदी पर। और महानदी निकलती कहाँ है? छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में प्रवाहित होती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बना लेती है। तो बिहार तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो जाता। तो ये क्या है? ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये गलत है। यानी हीराकुंड किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, जबकि बाकी सभी सही है। मेट्टूर बांध परियोजना तमिलनाडु में, यह भी सही है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में, यह भी सही है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ब्यास नदी पर, रावी नदी पर, सतलज नदी पर या चिनाब नदी पर। उत्तर कीजिए दोस्तों, उत्तर कीजिए आप सब। आपको 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। पोंग नदी या पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर है आपके सामने। चलिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये जो पोंग नदी है यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। कहाँ दोस्तों? व्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आपको अगर पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कि रावी नदी, सतलज नदी और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में उत्तर ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है कि मेजा बांध का निर्माण कहाँ या फिर किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बताएं बताएं। मेजा बांध। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पोंग बांध परियोजना है, अगर आपको जानना हो कि ये किस राज्य में है तो भैया यह है ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं 8वें प्रश्न की, जो हमारा है कि मेजा बांध का निर्माण कहाँ या फिर किस नदी पर हुआ है। तो अभी पहले इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि यह किस राज्य में है। ठीक है, मैं राज्य भी बताऊँगा। बताइए पहले उत्तर आप।
आपके सामने 4 उत्तर ऑप्शन है, कोठारी नदी पर या खारी नदी पर या पार्वती नदी पर या स्वर्ण रेखा नदी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोठारी नदी पर। क्या? कोठारी नदी पर। यानी मेजा बांध का जो निर्माण हुआ है वह किस नदी पर किया गया है? कोठारी नदी पर किया गया है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है ये मेजा बांध, तो ये है राजस्थान, यानी आरजे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में है। क्लियर है? यहाँ जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है, हुंडरू जलप्रपात। क्या? हुंडरू जलप्रपात। इसके बारे में भी खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, क्या? हुंडरू जलप्रपात। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी से? ब्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या सतलज नदी से? तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है दोस्तों? बताएं। जो तुलबुल बांध परियोजना है किस नदी से है? आपको मिलते कुल 5 सेकंड का समय और उत्तर करें आप। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झेलम नदी से। अब झेलम जानते हैं, झेलम जो है सिंधु की सहायक नदी। याद आ रहा है? झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वेरी गुड, है ना? वही तो जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर यह तुलबुल परियोजना स्थित है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बगलिहार परियोजना कहाँ है? बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पहले तो आप के सामने 4 ऑप्शन है, ये बता लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है ना। राज्य और नदी दोनों में बताऊँगा। तो बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या हरियाणा में? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, और आप उत्तर कीजिए। उत्तर करें आप सब कि बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है। चलिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में एक नदी जाती है चिनाब नदी। क्या दोस्तों? चिनाब नदी जाती है। इस चिनाब नदी पर बगलिहार और दुलहस्ती एक परियोजना और है। कुल 3 परियोजनाएं हैं, बगलिहार, दुलहस्ती और एक परियोजना मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग उसको कमेंट में उत्तर करके बताएं कि बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना के अलावा एक और परियोजना कौन सी है, और उसको पीईटी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि वह परियोजना का नाम क्या है। ठीक है, बगलिहार हो गया, दुलहस्ती मैंने 2 बता दिया है, जो एक और है उसको आपको बताना है। और ये सभी किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, पहली बात। और किस नदी पर स्थित है आपसे यही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन भी दिया है कि घाघरा नदी पर है, या बेतवा नदी पर है, या सोन नदी पर है, या चंबल नदी पर है। 4 ऑप्शन में से है दोस्तों। आपके मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। बताइए, उत्तर कीजिए आप। उत्तर कीजिए। बताएं जी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बेतवा नदी पर। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है यह किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है दोस्तों। कहाँ पे? बेतवा नदी पर। ठीक है, बिल्कुल। आइए आप आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको मिलते हैं दोस्तों कुल 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। कह रहा है कि जो गंडक परियोजना है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की, बिहार व मध्य प्रदेश की, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा उत्तर सही है आपको उत्तर करना है, तो कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जो आपका गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपका ये प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना। आगे है 13वां प्रश्न, कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में,
मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? आपको मिलते 5 सेकंड का समय, आप उत्तर कीजिए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। उत्तर करें आप, उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या जलाशय है, यह कृत्रिम रूप से बनाया गया, यानी मानवों के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते 14वां प्रश्न की तरफ। और हमारा 14वां प्रश्न आज का कहता है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या महानदी पर? ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, चारों में से एक सही है और आपको उत्तर करना है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो बताइए, मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। बताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर बनाया गया है। अगर पूछे किस राज्य में है, तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ से कुछ कृषि से प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 15वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, बी.पी. पाल या इनमें से कोई नहीं? आपको मिलते 5 सेकंड का समय दोस्तों, और इन 5 सेकंड के समय के अंदर आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। इनका अंत में न रहेगा, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व में पूछता है या फिर आपसे डायरेक्ट कहता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वे अमेरिकी व्यक्ति हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जो कि अमेरिका के हैं। और भारत में अगर पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये हरित क्रांति किससे संबंधित है, इस पर भी बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था एक बार कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है भैया हरित क्रांति? इसका अर्थ क्या है? यह मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है, या दलहन उत्पादन से संबंधित है, या गेहूं उत्पादन से संबंधित है, या तिलहन उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति की बात कर रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। 5 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, आप उत्तर कीजिए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर है गेहूं उत्पादन से। यानी जो हरित क्रांति है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, या नीली क्रांति से, या श्वेत क्रांति से, या उपरोक्त सभी? आपको मिलते 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए। कह रहा है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, बताएं। और आपको 5 सेकंड का समय भी दिया गया है, 4 ऑप्शन भी दिया गया है, उत्तर कीजिए आपसे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष होता है उसमें कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। ठीक है, उसमें हरा भी होता है, नीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है। तो सभी क्रांतियाँ है ना, ये सभी क्रांतियाँ का प्रतीक कौन माना जाता है? इंद्रधनुषी क्रांति। अगर आपसे इंद्रधनुषी क्रांति पूछ लिया किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में जितने भी रहेंगे उसके बाद आपको उपर्युक्त सभी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको टिक क्या करना है? उपर्युक्त सभी। ठीक है, बात करते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न कह रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, प्याज से, लहसुन से, या अंगूर से? 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, बताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि जो गुलाबी क्रांति है यह संबंधित है प्याज से। किससे? यह संबंधित है प्याज से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 19वें प्रश्न की तरफ। और 19वां प्रश्न कह रहा है कि काली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से,
या कोयला उत्पादन से, या कच्चा तेल उत्पादन से, या सरसों उत्पादन से? बताइए काली क्रांति किससे संबंधित है? 5 सेकेंड का समय मैं आपको दे रहा हूं और आपको उत्तर करना है। तो दोस्तों बताइए कि काली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, या कोयला उत्पादन से, या कच्चा तेल उत्पादन से, या सरसों उत्पादन से? कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, एकदम तगड़ा उत्तर कर रहे हैं, और कुछ लोग कोयला कर रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए। काली क्रांति का जो संबंध है, इसका संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, जो कच्चा तेल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वह क्रूड ऑयल के रूप में रहता है। किस रूप में? क्रूड ऑयल कहते हैं। जब निकाला जाता है कच्चा तेल तो उसको कहते हैं हम लोग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल से तेल को अलग अलग किया जाता है। जो सबसे शुद्ध होता है उसको डाला जाता है हवाई जहाज़ों में, उसके बाद निकलता है उसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग केरोसिन भी कहते हैं। उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ होता है काला रूप में अंत में अलग हो जाता है, जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि काली क्रांति का संबंध है किससे है, तो किससे दोस्तों? कच्चा तेल उत्पादन से है। आगे बात करते हैं हमारे 20वें प्रश्न की तरफ। तो 20वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में कौन सा, या फिर निम्न में कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? यानी कि नीली क्रांति से संबंध कौन रखता है? रेशम उत्पादन, मछली उत्पादन, बागवानी उत्पादन, या दूध उत्पादन? तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कि नीली क्रांति से कौन संबंध रख रहा है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर है मछली उत्पादन, यानी मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, यानी नीली क्रांति आपसे पूछता है तो मछली उत्पादन, और पीछे आपसे पूछा था क्या गुलाबी क्रांति, तो वो हो जाएगा प्याज से, यानी प्याज उत्पादन से। और काली क्रांति पूछेगा तो कोयला मत कर दीजिएगा कि कोयला काला होता है तो मार दें धाए दें, हाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, उसका होगा कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, अभी दूध उत्पादन का पूछेगा, जैसे दूध उत्पादन किससे संबंधित है या फिर किस क्रांति से संबंधित है, तो ये सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ प्रश्न में लिए भी हैं हम, और लिए क्या है, प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है, क्या ये सही है? हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, क्या ये सही है? काली क्रांति कोयला संबंधित है, क्या ये सही है? नीली क्रांति मछली संबंधित है, क्या ये सही है? बताइए इसमें से कौन सा गलत है? इसमें से आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे और 1 ऑप्शन गलत है, और जो गलत है उसी को आपको छांटना है। बताएं, 5 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं मैं, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काली क्रांति। ये जो काली क्रांति है यह कोयले से नहीं बल्कि किससे संबंधित है? अभी मैंने पीछे चर्चा किया था, किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। जबकि सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति की बात करें तो अनाज से संबंधित है और मुख्य रूप से गेहूं से, और नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न 22वें प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का 22वां प्रश्न कहता है कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? देखिए पहले आप उत्तर कर लीजिए कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। ऑप्शन है मार्च अप्रैल में, या जून जुलाई में, या अक्टूबर नवंबर में, या जनवरी फरवरी में। बताइए दोस्तों कि रबी की फसल की बुआई कब होती है, और कटाई भी बताइएगा। हालांकि कटाई आप लोग कमेंट कीजिए, हालांकि इसमें कटाई नहीं पूछा, केवल बुआई पूछा है। पहले आप बुआई बताइए, ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न आप बताइएगा। बताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर, यानी जो रबी फसल की जो बुआई होती है वह कब होता है? अक्टूबर नवंबर होता है। लेकिन अगर यही कहता है कि रबी फसल की कटाई कब होती है, तब उसका सही उत्तर हो जाता है मार्च अप्रैल। अब बताइए कि जो रबी की फसल है, हमने बताया कि उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के समय में होती है। तो ज़रा हमको सोच करके बताइए, जो गाँव वाले हैं वो तो बता ही देंगे, कि जो गाँव वाले हैं ये बताएं हमको कि जो रबी की फसल होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से फसलों को हम लोग शामिल करते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसके अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। इन सभी फसलों को हम लोग क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। यानी अक्टूबर और नवंबर के समय में जितनी भी चीज़ों को हम लोग बोते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? रबी की फसल। इवन जब आलू बोते हैं तो उसी समय हम लोग मूली भी बोते हैं, गाजर भी बोते हैं। तो मूली, गाजर इत्यादि ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? रबी की फसल के अंतर्गत
आएंगे, ठीक है। और रबी का फसल का जो बुआई होता है वह होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और काटा कब जाता है, मार्च और अप्रैल के समय में काटा जाता है, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न, अच्छा इसको जरा समझिएगा। ये जो रबी की फसल, देखिए फसल 3 प्रकार की होती है, वैसे रबी की फसल और जायद की फसल और खरीफ की फसल। इसके अलावा देखिए कुछ नकदी फसल भी होती हैं, है ना, जैसे तंबाकू हो गया, चाय हो गया, ये सब कैसी फसलें हैं, नकदी फसल है ना। कपास हो गया, ये सब नकदी फसलें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रबी फसल की बात हो गई। अभी आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन एक रबी की फसल है, कपास, मक्का, सरसों या अरहर, बताइए इसमें कौन सा एक रबी की फसल है, बताइए दोस्तों कौन सा एक रबी की फसल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सरसों। देखिए जिस समय हम लोग गेहूं बोते हैं उसी समय सरसों की भी बुआई करते हैं, तो इसमें जो सरसों है यह कैसा है, रबी की फसल है। बात करेंगे आप कपास और मक्का की, तो ये कैसे फसलें हैं, ये नकदी फसल है। कैसे हैं, नकदी फसल है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किन महीनों में खरीफ फसल की बुआई होती है, क्या किन महीनों में खरीफ फसलों की बुआई होती है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है कि जून जुलाई में होती है, या अक्टूबर नवंबर में होती है, या जनवरी फरवरी में होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किन महीनों में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो आपको उत्तर करना है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ। खरीफ फसल, अगर न समझ में आए कि उत्तर कौन सा करना तो सुन लीजिए। खरीफ फसल के अंतर्गत आता क्या है, खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा चावल यानी कोई धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सॉरी वो जो पीछे मैंने मक्का बताया वो खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि, ये सभी जितनी फसलें हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी, खरीफ फसल के अंदर। खरीफ फसल क्या होता है, फिर सुन लीजिएगा, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, और ये सब अगर आप ध्यान दें तो इसी समय में बोया जाता है। अभी देखिए धान के लिए जो चावल हम लोग उगाते हैं, धान उगाते हैं, उसका जो हम लोग कहते हैं बिया डाल रहे हैं, इस समय वर्तमान में चल रहा है। जो गांव के होंगे तो भली बात ही समझ रहे होंगे। अभी बिया डाला जा रहा है, फिर उसको उठा के सांडा के रूप में रोपा जाएगा, फिर उसको उखाड़ करके धान को अलग अलग खेतों में लगाया जाता है। तो बताइए ये किस महीने में होती है, तो सामान्यतः देखिए ये होता है जून और जुलाई महीने में, ठीक है। इसमें अभी तो बिया लगाया गया, बिया बोया गया है, अभी वो बढ़ेगा, तब तक जून और जुलाई का जो महीना है जिसमें बारिश होता है, इसी समय क्या होती है, खरीफ फसल की बुआई होती है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात कर, अच्छा खरीफ फसलों की कटाई कब होती है ये भी बता दीजिए आप। भाई जब फसल की बुआई अब देख लें तो कटाई कब होगी, तो इसका कटाई जो होगा दोस्तों वह होगा अक्टूबर और नवंबर के समय में। कब होगा, अक्टूबर नवंबर के समय में। जब खरीफ फसल की कटाई होती है तब रबी फसल की बुआई हो जाती है। जैसे ही रबी फसल कटाई होती है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सॉरी जैसे ही खरीफ फसल की कटाई होती है वैसे ही हम लोग रबी फसल की बुआई कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते 25वां प्रश्न की तरफ। और 25वां हमारा जो प्रश्न है कहता है कि निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें इन चारों में कौन सा ऐसा फसल है जो रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन है भिंडी, गाजर, मूली या मुरई और मटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा एक फसल है जो रबी की फसल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिंडी। यानी कि ये जो भिंडी है यह रबी की फसल नहीं है। बाकी गाजर, मूली और मटर ये सभी क्या है, गाजर, मूली, मटर ये सभी क्या है, रबी की फसल है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है 26वां प्रश्न कहता है कि भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। यानी भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो उसका उत्तर है दोस्तों, पहले आप लोगों में 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताएं। पहले आप लोग कमेंट करिए, बताइए। बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्या, उत्तर प्रदेश। यानी जो उत्तर प्रदेश है यह गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है ना। यानी गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है, तो यूपी करता है, ठीक।
अगला प्रश्न है कि धान की उत्पत्ति कहाँ हुई। अब कहेंगे देखो भाई ये जो प्रश्न है इसको भी पूछा गया, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है ना। तो धान की उत्पत्ति कहाँ हुई, यूरोप में हुआ था या अफ्रीका में हुआ था या दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था या इनमें से कहीं भी नहीं हुआ था। तो आपको मिलते 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए दोस्तों कि धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया। कहाँ हुई थी, एशिया महाद्वीप में हुआ था और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशिया वाले भाग में हुआ था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। और 28वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, किस राज्य में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, उपज ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में या हरियाणा में। आपको उत्तर करना है, 5 सेकंड का समय आपको मिल रहा है दोस्तों, बताइए बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में क्या होता है, कपास की खेती जो होता है ज़्यादा होता है और कपास का उत्पादन भी महाराष्ट्र में ही क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। निम्न में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, गेहूं, कपास, मक्का या गन्ना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि श्वेत स्वर्ण के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है। 5 सेकंड का समय भी आपके पास, आप उत्तर कीजिए, उत्तर कीजिए आप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्या, कपास। कपास को ही क्या कहते हैं, श्वेत स्वर्ण कहते हैं या सफ़ेद सोना कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, सफ़ेद सोना तो कपास हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए काला सोना किसको कहते हैं, तो कोयले को कहते हैं। किसको कहते हैं, काला सोना कोयले को कहते हैं। बात करते हैं आज के अंतिम और 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न कह रहा है कि गन्ने की खेती हेतु सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, यानी गन्ने की खेती हेतु सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है या उड़ीसा में है। तो आपको उत्तर करना है दोस्तों और आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय। तो बताइए बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए कि गन्ने की खेती हेतु सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है। लेकिन अगर चीनी उत्पादन में पूछा जाएगा तो चीनी उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य, फिर सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ उत्पादित होता है, महाराष्ट्र राज्य में होता है। लेकिन गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का 30वां प्रश्न। और ये एक्स्ट्रा प्रश्न डाल दिए थे, है ना, डाल क्या दिए थे, मतलब अगला जो एपिसोड है उसके लिए बनाए थे। एक प्रश्न है केवल इसमें शामिल है, इसको देख लीजिए। इस प्रश्न का भी आप लोग उत्तर कीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि किस राज्य में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसी राज्य को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा, अर्थात महाराष्ट्र राज्य को, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल से मैं आप लोगों को रोज़ सुबह 5 बजे, कितने बजे, रोज़ सुबह 5 बजे मैं आपसे मिलूँगा करंट अफेयर के वीडियो के साथ, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर का वीडियो होगा इसके साथ साथ हम देंगे आपको स्टैटिक जीके का भंडार, यानी एक प्रश्न रहेगा तो उसके अंतर्गत इतने सारे स्टैटिक जीके दे देंगे जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं और सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। अनायास प्रश्न इसमें नहीं रहेंगे, भले ही 5 या 7, 8, 9 प्रश्न जितने भी रहेंगे सबका मैं व्याख्या करूंगा। वीडियो 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक उस चीज़ को समझने का प्रयत्न करिएगा क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके भी शामिल रहेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा आप सब भी क्या करिए, वीडियो को खूब तगड़ा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए शेयर करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के बाद बोलिए भाई सब्सक्राइब करें और जुड़ें, है ना, मज़ा आएगा। ये जो करंट अफेयर वाला सीरीज़ है इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो शाम को मैं देता हूँ, यानी सुबह और शाम आपको 2 वीडियो मिलेंगे। आपको कुल दिन का 1 घंटा देना है और 1 घंटे में आपको तगड़े तगड़े प्रश्न, यानी कि आप अपने आप को पाएंगे कि अगर 6 महीने लगातार दे देते हैं तो आप अपने आप को पाएंगे कि बहुत बेहतर स्थिति में यहाँ से निकल चुके हैं। क्योंकि जो करंट अफेयर में मैं स्टैटिक जीके डालूंगा यहाँ पे
स्टैटिक जीके ही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ना। करंट अफेयर तो एक प्रश्न रहता है तो अलग बात है, आपको आप करंट से यानी कि देश में क्या क्या हो रहा है उससे, देश विदेश में क्या हो रहा है उससे तो भाई आप रूबरू होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ों के साथ आप रूबरू हो जाएंगे जो कि आपके ज्ञान के लिए और परीक्षा के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे मिलते हैं कल। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।